हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सृष्टि। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर आपने प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कि हमने बेसिक मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, स्टेट्स ऑफ मैटर एज वेल एज केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज के बारे में पढ़ा था। तो आइए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ बेस फॉर योर मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस एंड जो भी आपके इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे। बट मास तो हम लोग ऐसे इन जनरल मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम केजीज में, ग्राम्स में, केजीज है SI यूनिट फॉर मास, बट एट एन एटॉमिक लेवल हम केजीज में अगर मास मेजर करने लगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ। तो दैट्स वाई एटॉमिक मास के लिए एक अलग यूनिट डिफाइन हुई है, जिसको कि एटॉमिक मास यूनिट एब्रिविएटेड विथ AMU बोलते थे, बट रिसेंटली इसको रिप्लेस करके यूनिफाइड मास विच इज एब्रिविएटेड बाय U, रिप्रेजेंटेड बाय U ऐसे कर दिया गया है। एटॉमिक मास यूनिट है क्या, इसको देखते हैं। तो बेसिकली जनरल टर्म्स में हम क्या करते हैं कि 1 kg 1 ग्राम इज आवर स्टैंडर्ड एंड उसके बेसिस पे किसी भी चीज का मास मेजर करके हम क्या बोल देते हैं कि ये 2 ग्राम का है, दिस इज 3 kgs। तो उसी तरीके से वन एटॉमिक मास यूनिट जो है दैट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मतलब अब ये कार्बन 12 एटम क्या है, तो बेसिकली कार्बन 12 जो है वो एक आइसोटोप है कार्बन का। अभी हम आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स का बेसिक रिकैप कर लेंगे, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द एटॉमिक मास यूनिट। तो बेसिकली क्या है कि कार्बन 12 एटम का मास मेजर करके एंड उसका एग्जैक्टली 1/12 उसको वन एटॉमिक मास यूनिट माना गया है, राइट। सो द स्टैंडर्ड इज कार्बन 12 आइसोटोप एंड इसी के 1/12 मास को हम वन एटॉमिक मास यूनिट मानते हैं और इसी के बेसिस पे बाकी सारे एटम्स के मास को कैलकुलेट करते हैं। तो एक बेसिक रिकैप है ऑफ एन एटम, इसका स्ट्रक्चर। तो वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ शेल्स। एंड ऑल्सो वी नो कि फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। एंड अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n से डिनोट कर दिया तो फिर बेसिकली योर एटॉमिक मास नंबर A is equal to Z plus N, which is the number of protons plus number of neutrons, right? Then न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये याद रखना बहुत हेल्पफुल होता है दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.108 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of a proton is 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg. Mass of a neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg. And basically अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर करें तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1837 टाइम्स द मास ऑफ वन प्रोटॉन, राइट। इसके बाद आ जाते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स पे। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स होते हैं वेरिएंट्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब ये तो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, बट न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफर कर जाता है। तो व्हेनेवर फॉर अ गिवन एलिमेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर तो वो आइसोटोप्स बना देता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सो कार्बन 12 में आपको 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलेगा, कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन, दैट्स व्हाई द एटॉमिक मास नंबर इज 13। एंड कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर वेरी कर रहा है, दैट्स व्हाई they form an isotopes. So in isotope we can write that number of neutrons are different, right? Then isobars, तो isotopes में हमने देखा कि number of neutrons different थे। यहाँ पर क्या होता है कि आपका number of neutrons और protons अगर किसी भी दो एलिमेंट का सेम हो जाए, बेसिकली अगर आपका A सेम हो जाए, A which is equal to Z plus N is same for different elements, so they become isobars of each other. For example we can write sulfur 16 and atomic mass number 40 and chlorine 17 atomic mass number 40, कैल्शियम का भी 40 होता ही है। तो बेसिकली इन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स तो सेम है, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई
द एटम इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट, बट वो सेम आ जा रहा है, इसीलिए ये तीनों जो है आपस में आइसोबार्स हैं। तो इसमें वी कैन ऑल्सो राइट वन पॉइंट दैट सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल, राइट। देन आइसोटोन्स, तो आइसोटोप्स में क्या था, आपका प्रोटॉन्स का सेम होता था एंड न्यूट्रॉन्स वेरी करते थे। तो आइसोटोन्स में क्या होगा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम हो जाएगा, और न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो रहा है तो ऑब्वियसली दीज विल बी वेरिएंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि वैसे भी किसी भी गिवन एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सारे एलिमेंट्स के लिए सेम होता है। तो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम एलिमेंट का ही सेम ले लिया, तो बेसिकली वो के लिए दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, right? So these will be variants of a different element. So other than isotopes, isobars and isotones both are variants of different element. well, isotones का example आप लिख सकते हो जैसे sulfur 16 with atomic mass 36, then chlorine 17 with atomic mass 37, again calcium 20 with atomic mass 20. तो यहाँ पे हम देख रहे थे आइसोबार में कि हमने मास नंबर को सेम किया था, जिसकी वजह से हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है डिफर कर रहा था। बट फॉर आइसोटोन्स वी कैन सी कि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालो इसमें से, ये नीचे वाला नंबर इज रिप्रेजेंटिंग आवर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो तो दिस विल बी 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20, इसका भी 37 माइनस 17 20 आ जाएगा, एंड इसका भी 40 माइनस 20 विल बी 20। so we can see कि number of न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं तीनों के लिए, so these three are isotones to each other, right? So this is a basic recap of your isotopes, isobars and isotones. So back to our atomic mass concept. अब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि कार्बन 12 एटम कहने का क्या मतलब है, राइट? तो अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू क्या आएगा। तो अभी तो हमने मोल कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ा नहीं है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ अस नो दैट एक मोल में बेसिकली आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, राइट? एंड 1 mole of carbon 12 will weigh equal to 12 grams, right? तो अगर हमने डिफाइन किया है वन एटॉमिक मास यूनिट को एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12 ग्राम जो है दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन 12, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12, राइट? तो बेसिकली हमने 1 mu को डिफाइन किया एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, राइट? सो this will be equal to 1 by 12 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms का mass 12 ग्राम है, so mass of one carbon atom will be equal to 12 divided by 6.022 into 10 to the power 23, right? So basically this will give you 1.6605 into 10 to the power minus 24 grams. 1 mu is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 24 grams, right? So this is the value of 1 mu in grams. तो अभी यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि अगर ग्राम्स एंड केजीज में डील करते तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता, काफी नेगेटिव पावर्स के साथ डील करना पड़ता। दैट्स वाई एक नया यूनिट डिफाइन करना जरूरी था टू डील विथ समथिंग इन द लेवल ऑफ एटॉमिक मासेस, राइट? तो अभी एटॉमिक मास तो हमने देख लिया, बट हमें ऐसे एटॉमिक मासेस जो है कैलकुलेट करके दे रहते हैं। तो हमने आइसोटोप्स, आइसोटोन्स भी पढ़े हैं, राइट? कि फॉर द सेम एलिमेंट वी हैव डिफरेंट मासेस, लाइक कार्बन का ही 3 है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। So why we take carbon का atomic mass as 12 mu and why not 13 and 14 mu? So there is this concept which is average atomic masses, and इसी को हम लोग calculations में use करते हैं। So average atomic mass का क्या concept है कि जितना भी आपका abundance है, let's say कि हमारा कार्बन 12 है, वो जो नेचर में हमें आउट ऑफ द टोटल 100% ऑफ कार्बन प्रेजेंट, कार्बन 12 इज X%, कार्बन 13 इज Y% एंड योर कार्बन 14 इज Z%। अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस हम इनके वेट को एवरेज करके एंड देन एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, विच इज देन यूज फॉर कैलकुलेशंस, या फिर आपको पीरियोडिक टेबल में जो भी याद करने के लिए नंबर दिया रहता है, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द abundance एंड प्रेजेंस ऑफ देयर अदर आइसोटोप्स। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट होती है एंड वही हम यूज करते हैं फॉर आवर कैलकुलेशंस इन जनरल, राइट? तो अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि कार्बन का एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 के लिए देयर इज रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर इज
कार्बन 12 का काफी ज्यादा है, इसीलिए आप जो मास लेते हो वो अराउंड 12 ही आता है एंड आएगा भी, हम अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो फॉर कार्बन 12 इट्स 98.892%, फॉर कार्बन 13 इट्स 1.108% एंड कार्बन 14 बहुत ही रेयरली एग्जिस्ट करता है, दैट इज 2 into 10 to the power minus 10%. So we can write the average atomic mass of carbon as relative abundance of carbon 12 atom into mass of carbon 12 atom plus relative abundance of carbon 13 atom into mass of carbon 13 plus relative abundance of carbon 14 into mass of carbon 14 divided by 100. तो कैलकुलेट करने पे आ जाते 12.011 AMU और U, राइट। सो वी कैन सी कि जो हमारा ये आ रहा है एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है, इफ वी कैलकुलेट एज पर द अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स, वो आ रहा है 12.011। तो इसको ऑब्वियसली हम लोग इक्विवेलेंट टू 12 मान करके, एंड आप देखोगे कि बाकी सारे क्वेश्चंस में हम कहीं भी कार्बन का मास आराम से 12 ले लेते हैं। तो नाउ वी सी कि कहाँ से एलिमेंट्स के मासेस जो हैं वो लाइक क्लोरीन का 35.5 लेते हैं, तो वैसा क्यों लेते हैं, जबकि जो मोस्ट अबंडेंट है उसका तो 35 ही मास होता है। सो वी एक्चुअली यूज द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और रिसर्च पर्पस के लिए जो भी कैलकुलेशन होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी बहुत सिंपल सा है कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया है आपको या फिर कोई कंपाउंड दिया है, लेट्स से CO2, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बेसिकली जो भी एलिमेंट उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विल बी द मॉलिक्यूल का मास, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है एंड दो ऑक्सीजन है, तो 12 into 1, 12 is the mass of one carbon atom and 16 into 2, तो 44 यूनिफाइड मास आ गया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर अदर मॉलिक्यूल्स लाइक C6H12O6। ग्लूकोज का करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज एम पे स्मॉल ओ, दिस कैन बी योर सिंबल फॉर मॉलिक्यूलर मास, आप ऐसे यूज कर सकते हो या फिर ऐसे बहुत जगह यूज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कैन बी 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का 12 है तो 1 into 12 प्लस 16 into 6, यानी कि बेसिकली अगर कार्बन का 6 एटम है तो हमने कार्बन का मास इंटू 6 एटम्स प्लस 1 is a mass for hydrogen, one unified mass. So 1 into 12 plus 16 into 6 for oxygen, and this will come to be 180 unified mass. So likewise we can calculate for any molecule or compound, but इसमें आप देखोगे कि इसमें मोस्टली जो कंपाउंड्स हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, दोज आर बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड जिसका एक यूनिट आपको इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता हो। जैसे CO2 हम बोल रहे हैं तो CO2 विल बी लाइक कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम और कार्बन का एक एटम, राइट। तो ऐसे CO2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऐसे इंडिविजुअल यूनिट्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि NaCl हो गया जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, लाइक Na के मॉलिक्यूल, Cl के मॉलिक्यूल्स, उसमें इंडिविजुअल Na एंड Cl आपको ऐसे नहीं मिलेगा जिसको आप NaCl बोल सकते हो, राइट। सो फॉर दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर बेसिकली योर आयोनिक कंपाउंड्स, इनके लिए हम फॉर्मूला मास निकालते हैं विच इज बेसिकली द मास ऑफ देयर फॉर्मूला। NaCl क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी वो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मूला मास रिप्रेजेंट करता है कि NaCl के यूनिट्स में मल्टीपल्स में ही इस सॉलिड में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। So we can write that formula mass is used to calculate the mass of compounds which do not exist as a single entity, right? तो हम फॉर्मूला मास को कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हमें NaCl का फॉर्मूला मास लिखना है तो मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन, राइट। so this will be 58.5 यूनिफाइड मास। वैसे ही अगर कोई दूसरा आयनिक कंपाउंड है, लेट्स से CaCl2, so we can write that formula mass of CaCl2 is equal to mass of calcium plus 2 into mass of chlorine, so that will be 111 unified mass. So this was the concept of mass, formula mass, atomic mass and molecular mass for solving numerical question। हम इसके बेसिस पे बेसिक क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आएंगे कि आप वन एटॉमिक मास यूनिट्स, मतलब हाइड्रोजन के मास को आप एटॉमिक मास यूनिट्स में कन्वर्ट करके दिखाओ। जैसे कि मान लीजिए आपको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है इन ग्राम्स एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन AMU। तो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, राइट। तो ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा
So we know that 1 mu is this. So mass of hydrogen atom simply mass को mu से divide कर देंगे, right? So 1.6736 into 10 to the power minus 24 gram by 1.66056 into 10 to the power minus 24 gram per AMU. You know कि this is the value of gram per AMU, right? So एक चीज है कि आप जब भी स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करोगे तो अगर आप यूनिट्स भी लिखोगे साथ में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यू नो कि आपको मास निकालना है और आपका आंसर जो है आप एमयू में चाहते हो तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ग्राम एंड ग्राम गेट्स कैंसिल आउट एंड व्हाट लेफ्ट इज एमयू, तो ये सिंपली हो जाएगा 1.0080 mu. So we can finally write कि mass of hydrogen atom जो है आपका that is 1.0080 mu. आपको मतलब ऐसे लगता तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम का मास जनरली हम 1 mu ले लेते हैं, बट अगर आपके ऑप्शंस में दे दिया 1, 1.0080, 1.0050, 1.1, तो आप ऑब्वियसली दिस विल बी द करेक्ट आंसर उस टाइम पे। एंड अगर आपको ये डेटा भी दिया हुआ है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, तो सिंपली आपको 1 एमयू के मास से इसको डिवाइड करना होगा। ये तो हो गए कन्वर्जन टाइप क्वेश्चंस कि मास आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम एमयू टू ग्राम्स एंड ग्राम्स टू एमयू। ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं अगर थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस की, तो फॉर स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट एटलीस्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको आरसी मुखर्जी की बुक में मिल जाएंगे अच्छे खासे, जिससे कि आपका जेई एडवांस एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन हो सकती है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं फॉर प्रैक्टिस लेवल, एग्जांपल्स भी काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे दिए रहते हैं। सो पर्सनली आई विल रिकमेंड आरसी मुखर्जी के आप सारे क्वेश्चंस बेसिक मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड जो शुरू के चैप्टर्स हैं, तो आरसी मुखर्जी से शुरू के जो चैप्टर्स हैं एंड अदर चैप्टर्स जो कि आपके स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, उसको कर लेना मोर देन इनफ होता है एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल इन जेई एडवांस एज वेल, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर्स लिख दिए हैं फॉर आरसी मुखर्जी विच यू कैन अटेम्प्ट फॉर स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो हम भी अपनी इस सीरीज में आरसी मुखर्जी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, जिस पे आपके लिए एक सॉल्यूशन की पूरी पूरी वीडियो भी आने वाली है फॉर ईच ऑफ द चैप्टर्स। तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्टोइशियोमेट्री, यूडियोमेट्री, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल इक्विवेलेंस, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ये सारे चैप्टर्स एटलीस्ट आपको कर लेने चाहिए। तो अभी क्योंकि हमने इस वीडियो में एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट ये सब पढ़ लिया है, तो 4 एंड 5th चैप्टर से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो दिस इज वन क्वेश्चन फ्रॉम आरसी मुखर्जी चैप्टर 4 दैट इज एटॉमिक वेट का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 28% ऑफ नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ अ मेटल बाय वेट, 3 atoms of the metal combine with 2 atoms of nitrogen, find the atomic weight of the metal। तो बेसिकली हमें दिया हुआ है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है उस कंपाउंड का, एंड ये भी दिया हुआ है कि मेटल का 3 एटम जो है नाइट्रोजन के 2 एटम के साथ कंबाइन करता है, राइट। सो फॉर्मूला वुड बी समथिंग लाइक मेटल अगर हमने M मान लिया, तो मेटल का 3 एटम एंड नाइट्रोजन का 2 एटम, फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होगा, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा कंपाउंड का। और लेट्स से कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है अगर, तो उस 100 ग्राम 28 ग्राम है दैट इज नाइट्रोजन एंड 72 ग्राम इज योर मेटल, राइट, क्योंकि 28% एंड 72% इज द composition of nitrogen and metal in that compound, composition by weight। तो हमें निकालना है एटॉमिक वेट, राइट। सो हम मान लेते हैं लेट द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज x। तो अगर एटॉमिक वेट ऑफ मेटल x मान लिया तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड विल बी 3 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स 14, मतलब मेटल का मास प्लस नाइट्रोजन का मास, तो दिस विल बी 3x प्लस 28, राइट। तो अगर हम अभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस याद करें तो ये लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंपाउंड में जो भी उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में हमेशा कंबाइन करेंगे टू फॉर्म दैट कंपाउंड, राइट। तो बेसिकली अगर हम इसके एक मॉलिक्यूल की बात करें दैट इज M3N2, तो इसमें जो मास ऑफ M एंड N का रेशियो होगा that will be equal to the mass of M and N in 100 gram of the compound, right? Applying law of definite proportions, mass of M, one molecule by mass of nitrogen in one
मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 100 ग्राम में आपका मास ऑफ जो मेटल है हमारा दैट इज 72 एंड द मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम्स, राइट। तो एक मॉलिक्यूल में मास ऑफ मेटल हमने 3x यू माना है एंड मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 यू, क्योंकि दो नाइट्रोजन है एक मॉलिक्यूल में। तो दिस वी कैन राइट इट 72 ग्राम अपॉन 28 ग्राम। तो ये 28 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम गेट्स कैंसिल्ड एंड basically 3x will be equal to 72 and x will come to be 24. So this is your atomic weight of the metal जो कि हमने ऊपर माना था, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे। अभी हम आगे मोल पढ़ेंगे तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिसको आप बेसिकली सिर्फ मास, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो सब का यूज करके कर सकते हो। तो दिस कवर्स योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। तो अगली वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।